हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, लेखपाल भर्ती परीक्षा में समय बहुत कम बचा हुआ है, तो लगातार प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। और आज के इस टेस्ट में हम लोग सामान्य ज्ञान और ग्रामीण परिवेश के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। तो देखिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपको ऑलरेडी पता हैं और कितने नए प्रश्न हैं जो कि आपके सामने आ रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई थी? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सूरत अधिवेशन, जो कि हुआ था 1907 में। एक प्रश्न और बन सकता है इससे कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी बोस। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, कार्डमम पहाड़ियाँ यानी कि इलायची वाली पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? देखिए, जब ऐसे प्रश्न आए तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए? मैप जरूर देख लेना चाहिए। मैप देखने से हर बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और याद रहती है। तो कार्डमम पहाड़ियाँ ये भारत में सबसे दक्षिणी, कह सकते हैं सबसे दक्षिणी स्थान की पहाड़ियाँ हैं। मैं यहाँ पर एक मैप बनाने का प्रयास करता हूँ। ये मान लेते हैं कि भारत का मैप है, ये दक्षिणी वाला जो हिस्सा है। यहाँ पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर? ये मिल जाएगा आपको केरल, और इसके बाद जो पोर्शन है ये वाला, ये मान लेते हैं ये है तमिलनाडु का। तो ये जो पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं यहीं पर हैं कार्डमम वाली पहाड़ियाँ। ठीक है, तो मैं तो ठीक से नहीं बन पाया, लेकिन मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि कंप्यूटर शब्दावली में MIPS क्या है? अच्छा, आपको बता दें कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर शब्दावली भी शामिल है। तो MIPS का फुल फॉर्म पूछा गया है और ये क्या होगा? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, फिर देखिए जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? जनजातियाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, किस किस प्रदेश से निवास करती हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इस पर जो है प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में। और जो मुख्य जनजातियाँ हैं और वो कहाँ पर पाई जाती हैं, इस पर एक वीडियो मैं आज अपलोड करूँगा, उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अंडमान निकोबार में, ये रट लेना आप। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। भारत में निम्न शैल तंत्रों में किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? गोंडवाना तंत्र, कुडप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र और विंध्य तंत्र। सही जवाब है ऑप्शन सी, धारवाड़ तंत्र। देखिए फ्रेंड्स, भारत में धारवाड़ युग की जलीय और आग्नेय शैलों में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। इसमें मैग्नेटाइल, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमानाइट और लेटराइट प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता नाम आपने बहुत सुना होगा, इस पर तो हिंदी फिल्मों के गाने भी इब्न बतूता पहन के इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था, ये बताइए? बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो तुगलक वंश का जो राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, उसी के शासनकाल में इब्न बतूता जो था भारत आया था। 1333 में आया था। 1333 में इब्न बतूता जो था वो कहाँ का निवासी था? तो याद रखना कि मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को जो है ये अफ्रीकन कंट्री है। और ये भी याद रखना कि इब्न बतूता की एक किताब है जिसका नाम क्या है? रहेला। तो रहेला नामक जो किताब है ये किसने लिखी है? इब्न बतूता ने लिखी है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा, संविधान का कौन सा भाग कहलाता है? सही जवाब है इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये मिलेगा आपको किसमें? आर्टिकल 32 में, 32 में। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? महाभारत में, रामायण में,
अंगुत्तर निकाय में या फिर ललित विस्तार में? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। फिर देखिए, विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व निवेश रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई थी। कब? पिछले साल 2021 में। लगभग कुल मिला के 1 साल होने को आ गए हैं। 2022 की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, आने वाली होगी। तो विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? अंकटाड के द्वारा। कभी कभी एग्जाम में अंकटाड का फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं कि अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अंकटाड यानी कि UNCTAD, याद रखना स्पेलिंग, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 21 जून 2021 को अंकटाड द्वारा, यानी कि 1 साल हो गया लगभग, विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की गई थी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और 2021 में जो अंकटाड ने विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की थी वो कुल मिला के 31वां संस्करण था। 2022 में जो रिपोर्ट आएगी ये विश्व निवेश रिपोर्ट का 32वां संस्करण होगा। 2021 में जो रिपोर्ट आई थी, 31वें रिपोर्ट की जो थीम थी वो थी इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी। देखिए फ्रेंड्स, जब आप पढ़ाई करें तो बहुत ही शांत मन से क्या करिए, जल्दबाजी में मत रहा करें। इससे क्या होता है कि जब आप जल्दबाजी में रहते हैं तो जो भी फैक्ट आप पढ़ते हैं वो आपको याद नहीं हो पाते हैं। तो जब भी पढ़िए आराम से पढ़िए ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहें। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अच्छा, एक बार एक प्रश्न आया था 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में, पूछा गया था कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी का भी नाम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी नाम था। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये डिफरेंस था, दोनों विकल्पों के रहने की वजह से इसमें दिक्कत हुई थी। फिलहाल देखिए यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है, यहाँ पर प्रश्न है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ये थे BN राव, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। चित्रकला की मुगल शैली को किसने प्रारंभ किया था? अच्छा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चित्रकला की मुगल शैली जो थी इसको शुरू किया गया था हुमायूं के द्वारा। याद रखना इसको, बिल्कुल ये गलत नहीं होना चाहिए अगर एग्जाम में आ गया। चित्रकला की जो मुगल शैली है इसको शुरू किया गया था हुमायूं के द्वारा। आपको बता दें कि हुमायूं के समय 2 फारसी चित्रकार जो थे वो हुमायूं के दरबार में थे। एक का नाम था मीर सैयद अली, दूसरे का नाम था अब्दुल समद। मीर सैयद अली को एक उपाधि मिली थी हुमायूं के द्वारा, नादिर उल अस्र की, ये याद रखना आप। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो संसार का जो सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है विश्व भूगोल के अंतर्गत। और ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग और पश्चिमी यूरोप के मध्य संपर्क मार्ग बनाता है। विश्व के 55 बड़े बंदरगाहों में से 28 तो इसी मार्ग से आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये बात कही गई थी लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, याद रखना इसको भी। और देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के ही मन से स्वराज की मांग की थी। तो स्वराज की मांग 1916 में भी की गई थी कांग्रेस के ही मन से, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लेकिन उसके पहले 1906 में दादा भाई नौरोजी ने भी मांग की थी स्वराज की, याद रखना इसको भी। पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर, तो पायरोमीटर होता है उच्च तापमान को मापने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो तापमान है उसको आप माप सकते हैं। 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो तापमान है उसे आप माप सकते हैं। और ये जो बहुत दूर की चीज़ें हैं जैसे कि सूर्य का तापमान कितना है उसको भी ये माप सकता है। इसका नाम है पायरोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दीजिए और कालानुक्रम में इसको व्यवस्थित करना है। गरीबी हटाओ आंदोलन या गरीबी हटाओ नारा कब दिया गया था? 1971 में दिया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था कब?
ये किया गया था 1969 में। और हरित क्रांति कब शुरू हुई थी भारत में? 1966-67 में। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए तो नीचे से ऊपर जाएगा ये। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर 3, 2, 1, जो कि विकल्प बी में है। ठीक है। फिर देखिए ग्रामीण परिवेश के प्रश्न हैं आपके सामने। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस कब मनाया जाता है, ये बताइए। अच्छा प्रश्न है ये। किसान सम्मान दिवस उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि इसको यूँ कहिए कि भारत में किसान सम्मान दिवस घोषित किया गया है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को ही क्यों? तो आपको बता दें कि 23 दिसंबर 1902 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। और ये जो नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है ये 2001 से मनाया जाता है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उनमें बचत की प्रवृत्ति प्रोत्साहित करने के लिए महिला समृद्धि योजना कब स्टार्ट की गई थी? महिला समृद्धि योजना को कब स्टार्ट किया गया? 2 अक्टूबर 1992, 2 अक्टूबर 1993, 95 या फिर 1996? ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए, उनमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए महिला समृद्धि योजना स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 1993 में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। ये बताइए कि बैगा जनजाति प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? जो बैगा जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मिलेगी आपको? सोनभद्र, ललितपुर, गाजीपुर या जौनपुर? सही जवाब है सोनभद्र, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद देखिए सामुदायिक विकास योजना कब स्टार्ट हुई थी? सामुदायिक विकास योजना शुरू हुई 1952 में, 60 में, 65 में या 69 में? सही जवाब ऑप्शन ए है। सामुदायिक विकास योजना को स्टार्ट किया गया था 1952 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट की गई? 1999, 2000, 2001 या फिर 2002 में? तो बताना है आपको कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब स्टार्ट किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा 2001 में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सी फसल खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? कौन सी फसल है जो कि खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? दलहन तो शामिल है, दालें, चावल भी शामिल है, गेहूँ भी शामिल है, मोटे अनाज भी शामिल हैं, सभी शामिल हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन ई है वो करेक्ट रहेगा। याद रखना कि जो फसल खाद्य सुरक्षा मिशन है उसमें दलहन, चावल, गेहूँ और मोटे अनाज को शामिल किया गया है ताकि खाद्य निर्भरता प्राप्त की जा सके। जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना कब स्टार्ट की गई थी? जवाहर रोजगार योजना चलाई गई थी, उसी की एक उप योजना थी इंदिरा आवास योजना। ये स्टार्ट हुई थी 1985 में, ऑप्शन ए करेक्ट है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया था? मई 2004, मई 2005, 2006 या फिर 2007 में? राष्ट्रीय बागवानी मिशन ये स्टार्ट हुआ था मई 2005 में, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर देखिए 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 1 एकड़ जो होता है कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 4840 वर्ग गज। ये रट लेना आप, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये रटने ही पड़ेंगे, इसको समझ के तो आप याद नहीं कर पाएंगे। तो 4840 वर्ग गज बराबर 1 एकड़ होता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में कब शुरू हुई? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में कब स्टार्ट हुई थी? 97, 98, 98, 99, 2000 या फिर 2000, 2001? इसका सही उत्तर है 1999, 2000, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना स्टार्ट हुई थी 1999 से 2000 में, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टेस्ट के प्रश्न, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सेट है प्रश्नों का, ये जो सेट रहा ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। और हाँ, अब आपके लिए भी एक प्रश्न होगा, बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? तो आपके ऑप्शन में है 1982, 1975, 1995, 1992। किसान भाई योजना कब स्टार्ट की गई ये बताना है आपको। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।